हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? जैसे भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें हमने डिटेल स्टडी किया था क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ एट 18th सेंचुरी से हमने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें दो इंपॉर्टेंस जो आया था वो क्या था, बर्जिलियस का थ्योरी, और दूसरा क्या था, फेडरिक का, वोलर का सिंथेसिस इन लेबोरेटरी में, किसका, यूरिया का। तो बर्जिलियस का जो कंसेप्ट था वो क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो उन्होंने दिया था 1815 में। उसके बाद फ्रेडरिक होलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को सिंथेसाइज किया था अमोनियम साइनेट से। और इस तरह से हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर मॉडर्न डिफिनीशन क्या हुआ। तो मॉडर्न डिफिनीशन में भी आया कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मेन कंपोनेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन है उसी बेस पे, क्वेश्चन क्या है कि विच इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है CO2, सेकंड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है CCl4, एंड फोर्थ ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन है कि विच इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो देखो CO2, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन, तो तुमको देख के लग रहा होगा कि क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यहाँ पे भी तुमको देख के लग रहा होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये भी लग रहा होगा। तो कंफ्यूजन होगा कि इसका आंसर होगा क्या। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही होते हैं जो जिनका ओरिजिन क्या हो, ऑर्गेनिक से हो। तो CO2 क्या है, CO2 में क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि इसका हम स्टडी कहाँ करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वहां भी गैसेस फॉर्म में निकलता है, वो भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब CCl4 देखो, CCl4 का जो ओरिजिन है वो क्या है कि CCl4 हम CH4 को रिएक्शन कराते हैं किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ HMU, हाई टेम्परेचर पे, तो CCl4 बनता है और 4HCl बनता है। यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसलिए CCl4 जो है वो ऑर्गेनिक है, बाकी ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपको देखना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं, और उसमें भी उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐड कर दो, तो वो सब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जिसका ओरिजिन ऑर्गेनिक पेरेंट से होगा वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसी में आगे हम नेक्स्ट सेगमेंट पे ले आएंगे कि सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हेडिंग डालिए, सम some basic characteristic some basic characteristics of organic compound। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसमें देखेंगे वन बाय वन कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही होते हैं। तो फर्स्ट जो है, अगर हम बात करें इसका, तो फर्स्ट जो है, हम अगर देखें तो कंपोजिशन। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली किससे बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से, एंड सम अदर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम उसी से डिनोट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन
organic compounds mainly composed of carbon and hydrogen and some other elements, like nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus and halogen. तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजन। एक्स मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फर्स्ट है कंपोजिशन, यानी कि ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंपोज होते हैं किससे? कार्बन एंड हाइड्रोजन से एंड सम अदर एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो है, ये तो हुआ कंपोजिशन की बात। सेकेंड अगर बात करें तो कलर एंड ऑर्डर। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका डिस्टिंक्ट कलर एंड ऑर्डर होता है, ठीक है। यानी कि सब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कलर शो नहीं करते हैं। और उसी तरह सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑर्डर शो नहीं करते हैं। यानी कि इनका डिस्टिंक्ट होता है, डिपेंड करता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो दे possess distinct color and odor, ठीक है। इनका डिस्टिंक्ट कलर और ऑर्डर होता है। यानी ये डिस्टिंक्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जितने भी होंगे सब शो नहीं करेंगे। तो कलर शो कौन करता है? तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास लाइट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी हो। कलर यानी अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही कलर्ड होते हैं, ठीक। क्योंकि जब लाइट एब्जॉर्ब करता है कोई भी सब्सटेंस, तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट होता है। एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है फिर वहां से उसका लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। उस लाइफ टाइम शॉर्ट होने के कारण वो डायरेक्ट फिर से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या होता है कि लाइट को इमिट करता है, ठीक है। सबसे पहले एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद लाइफ टाइम शॉर्ट होने के कारण तुरंत वो ग्राउंड स्टेट में आता है। और जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो लाइट को इमिट करता है। अगर वो लाइट जो इमिट किया उसका वेवलेंथ विजिबल रीजन में पड़ा तो हमें दिखाई देता है, या यूवी रीजन में पड़ा तो हमको यूवी लाइट में दिखाई देता है। तो ये कलर का कंसेप्ट होता है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेंगे। तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेंगे जिसके पास लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी हो। और लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी जितने भी पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, आगे जब जाओगे तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो जितने भी पाई बॉन्ड वाले होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कलर शो करते हैं। उसी तरह हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर जैसे अलग अलग जो कंपाउंड है, जैसे ईथर है तो इथरल स्मेल देगा कुछ, मतलब इथरल स्मेल का मतलब कि जिसको अपन हिंदी तिक्ष टाइप का एक स्मेल जो होता है। अगर हम बात करें ईस्टर की तो फ्रूटी स्मेल देता है, जैसे फ्रूट की तरह स्मेल देगा। तो ये अलग अलग कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और किस तरह से वो कलर शो कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कलर की, तो कलर वही शो करेगा जिसके पास क्या हो? कंजुगेटेड सिस्टम है, यानी कि पाई बॉन्ड जिसके पास ज्यादा हो। पाई बॉन्ड ज्यादा होने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जब ग्राउंड में आएगा तो लाइट को इमिट करेगा, और जब इमिट करेगा तो अगर वो वेवलेंथ जिस रेंज में पड़ेगा उस तरह का वो हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे एक ब्यूटीफुल एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल देखो, ये है पायरीन मॉलिक्यूल। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं पायरीन।
तो ये पायरीन मॉलिक्यूल देख रहे हो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह ये कॉन्जुगेशन में है, पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके पास क्या है, एबिलिटी है लाइट को एब्जॉर्ब करने की, ये लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, और लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई टू पाई ट्रांजिशन करेंगे, यानी इसमें एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएंगे, इमिट करेंगे, जिस रीजन में वो पड़ेगा उस तरह के दिखाई देते हैं। तो अगर हम इसको मेथेनॉल सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं, मेथेनॉल में डिजोल्व करते हैं और यूवी लाइट इस पर डालते हैं, तो ये ब्लू कलर का, बहुत ही इंटेंस ब्लू कलर का कलर शो करता है, यानी कि ये क्या है, मेथेनॉल में ऐड किया, सॉल्वलाइज्ड हुआ, ओके, अब ये ब्लू कलर का शो करता है। तो अगर हम इसको मेथेनॉल में ऐड करते हो, मेथेनॉल में, तो ये क्या देता है, ब्लू कलर देता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे वो सब नहीं ब्लू कलर शो करेंगे, कोई येलो भी शो करेगा, कोई रेड भी शो करेगा, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ईस्टर जो होते हैं, ईस्टर, आगे जब जाओगे 12th में तो वहां पे आएगा ईस्टर होते क्या है। ईस्टर का जो स्मेल होता है, ईस्टर फ्रूटी स्मेल शो करते हैं, फ्रूटी स्मेल के होते हैं, तो ईस्टर के पास जो होता है वो फ्रूटी स्मेल होता है। तो इस तरह से कलर और ऑर्डर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, तो थर्ड क्या हो जाएगा, कॉम्बशन। कॉम्बशन, कॉम्बशन क्या होता है कि अगर किसी को, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करते हैं, बर्न कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो बर्न कराते हैं तो क्या होता है कि वो जलेगा, और जलेगा तो मेनली जो प्रोडक्ट आएगा वो CO2 आता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होता। तो ये इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न इन एयर to give CO2, they burn with sooty and non-sooty flame। ये सूटी और नॉन सूटी फ्लेम के थ्रू बर्न करते हैं, यानी इसको जब स्पैचुला में ले लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और इसको बर्नर पे ले जाओगे तो क्या होगा, बर्न करेंगे, बर्न करेंगे तो मेनली जो प्रोडक्ट आएगा CO2 आएगा, और ये सूटी और नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। अब ये सूटी और नॉन सूटी है क्या, तो अगर हम बात करें सूटी फ्लेम, ठीक, सूटी फ्लेम्स, जैसे तुम कैंडल जलाते हो, तो कैंडल जलाते हो तो क्या होता है, येलो कलर का लाइट जलता है, ठीक, तो ये येलो कलर के होते हैं, येलो कलर विथ स्मोक, ये येलो कलर होंगे और स्मोक के साथ होंगे। जैसे तुम कैंडल जलाओ तो कैंडल का जो इनिशियल पार्ट होता है, जहाँ पे उसके जो बर्नर होता है वहां पे येलो कलर होगा, और क्या होगा, ऊपर जब देखोगे तो वहां बहुत सारे स्मोक निकलते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं सूटी फ्लेम। और ये कौन शो करते हैं, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखो, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या होते हैं, ये आगे हम देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। तो जितने भी अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो क्या देंगे, सूटी फ्लेम देंगे। और नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम, तो गैस का तुम्हारा जो बर्नर जलता है, LPG सिलेंडर का जो बर्नर जलता है क्या होता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, तो क्या होगा, ये ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक, यानी कि इसमें धुएं नहीं निकलते हैं,
ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, धुआं नहीं निकलेगा। और जितने भी सेचुरेटेड होते हैं, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सेचुरेटेड सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी सेचुरेटेड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के कैरेक्टर ना हो। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न करते हैं एयर में, CO2 प्रोड्यूस करते हैं, और CO2 प्रोड्यूस करते हैं, और बर्न के बाद जो फ्लेम आता है वो सूटी और नॉन सूटी फ्लेम होता है। ये आपको इंपॉर्टेंस रखना है कि सूटी और नॉन सूटी फ्लेम कहते किसको है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फोर्थ। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्थ, जो अगर हम देखें, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। पॉलीमराइजेशन होता क्या है, तो इसमें होता क्या है कि जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो क्या करते हैं, रिपीट होते हैं और इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। यानी कि स्मॉलर जो यूनिट होंगे वो रिपीट होकर क्या होंगे, बल्कि स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और ये मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, मेनली क्या है, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ये शो करते हैं। जैसे ये देखो, ये जो है पेन, इसका जो ऊपर का जो कवर है वो क्या है, पॉलीमर्स है। ये एक पॉलीमर्स है, यानी कि स्मॉलर यूनिट जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो रिपीटेड होगा, और रिपीट होकर बल्कि स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव organic compounds show phenomenon of polymerization ये होता क्या है, in which smaller unit जिसको हम बोलते हैं मोनोमर, combined together to form bulky structure जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर। इसमें होता क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड शो फिनोमेना ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच स्मॉलर यूनिट मोनोमर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बल्की स्ट्रक्चर पॉलीमर, यानी कि बल्की स्ट्रक्चर जो बनाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो स्मॉलर यूनिट कंबाइन किया, एक लार्जर बल्कि स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, हमने ये लिया एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। इसका हम 3 मोल लेकर हीट कर दिए, ठीक, 3 मोल लेकर हीट कर दिए, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, CH2 ये बन गया। यानी कि देखो कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, यानी कि 1 मोल में 2, तो 3 मोल में 6 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, यानी कि
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, कार्बन की वैलेंसी मेंटेन है, 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि ये क्या हुआ, पॉलीमराइज कर गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पॉलीमराइजेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, पॉलीमराइजेशन का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीमराइजेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, फिफ्थ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की बात क्या करें, क्या क्या मतलब होता है, आइसोमर्स यानी कि बहुरूपता। बहुरूपता का मतलब क्या होता है कि एक ही उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। और ये डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। क्यों होता है, क्योंकि इनका जो बॉन्ड्स होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, और उस डायरेक्शनल बॉन्ड होने के कारण ये आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। इनऑर्गेनिक में केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, वही आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये इसका क्या है कि ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम अगर बात करते हैं कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या है, यानी कि ये नाइट्रिक एसिड है तो ये केवल नाइट्रिक एसिड है, इट इज ओनली नाइट्रिक एसिड। अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये एसिटिक एसिड का आइसोमर शो करता है क्या, ये आइसोमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि देखो सेम जितने कार्बन यहाँ है उतने कार्बन यहाँ, ठीक है। ये एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन्स तो 2 कार्बन्स, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। यानी कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। यानी कि ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट देखो सेवेंथ 6 क्या हो जाएगा, solution of organic compounds are bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसका जो सॉल्यूशंस होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसको आयनाइज करो, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक। कोवैलेंट बॉन्ड किसके थ्रू होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब ये ब्रेक करता है तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड नहीं हो सकता है। जो नेक्स्ट है वो हमारा है 7th पॉइंट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, लो होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड होता है और कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन शो टेट्रावैलेंसी। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है। टेट्रावैलेंसी मतलब कि कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है अपना 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को शेयर करके।
ठीक, तो ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कार्बन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। तो कार्बन जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये सारे क्या थे कि सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, तो ये सब पॉइंट जो थे वो उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट देखेंगे हम, ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मिलियंस टाइम मोर ज्यादा होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन क्या है, तो हम देखते हैं फर्स्ट रीजन, तो हेडिंग डालोगे, रीजन रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लार्ज एक्सेस में होने का रीजन क्या है, तो फर्स्ट रीजन अगर नोट करोगे तो फर्स्ट होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, तो क्वेश्चन होता है व्हाट इज कैटिनेशन, कैटिनेशन है क्या। तो कैटिनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन, यानी कि वह एटम जिनके पास कैपेबिलिटी हो, टेंडेंसी है किसके लिए, सेल्फ लिंकिंग का, टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, और ब्रांच भी चेन भी कंपाउंड्स हो सकता है। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज अगर इसकी डिफिनेशन लिखो तो क्या लिख सकते हो, इट इज ए टेंडेंसी टेंडेंसी और सेल्फ सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी of an element to combine to form long chain of identical atom. It is a tendency or self-linking ability of an element to combine to form long chain of identical atoms. ठीक है, अब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्यों एराइज होता है, और तुम देखोगे तो जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या सोच करते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, जबकि जो मेटल्स होते हैं उनमें कैटिनेशन प्रॉपर्टीज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि नॉन मेटल जो होते हैं कैटिनेशन शो करते हैं, यानी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी शो करते हैं, नॉन मेटल नहीं शो करते हैं। उसका रीजन है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो कोवेलेंसी होती है वो 2 और मोर देन 2 होती है, यानी कोवेलेंसी यानी कि उनकी सेल्फ लिंकिंग जो बॉन्ड होती है वो 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। इसलिए ये क्या शो करते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसका लिख सकते हो, दिस प्रॉपर्टी जनरली shown by non-metal this property is generally shown by non-metal because they show covalency 2 or more than 2 इनकी जो कोवेलेंसी होती है वो 2 होता है या 2 से ज्यादा होता है, इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब नॉन मेटल्स में भी कौन कौन से ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो कैटिनेशन को शो करते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट हम देखेंगे, लिखोगे among the non-metals, among the non-metals, carbon has maximum tendency to show these properties. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में कार्बन जो है वो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसा क्यों होगा कि मैक्सिमम शो करता है? तो उसका रीजन देखो, तो जो फर्स्ट रीजन है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो रीजन में लिख सकते हो, फर्स्ट रीजन है कार्बन शो कोवैलेंसी 4, इसकी जो कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है। और जो सेकंड रीजन है वो क्या है? द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन इज हाई। अब ये बॉन्ड एनर्जी हाई होने से क्या होगा? तो जो बॉन्ड एनर्जी हाई होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, तो कितने भी लॉन्ग चेन बनेगा यानी हमारा बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग है, यानी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तभी क्या होगा? लॉन्ग चेन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। बाकी जो अदर नॉन मेटल्स हैं उनका जो लॉन्ग चेन बनेगा, उनका जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो वीक होगा, यानी कि बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो लॉन्ग चेन बनाएगा तो ज्यादा टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वीक होगा और ब्रेक कर जाएगा। तो अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी से, तो बॉन्ड एनर्जी का कुछ डेटा है मेरे पास जिसको हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि कार्बन जो है वो क्यों मैक्सिमम टेंडेंसी शो करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिख सकते हो एलिमेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। इसका जो बॉन्ड एनर्जी है किलोजूल पर मोल में क्या होगा? तो अगर कार्बन की बॉन्ड एनर्जी की बात करो तो ये होता है 83 किलोजूल पर मोल। ठीक, अगर सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन का जो होता है वो अराउंड होता है 54 किलोजूल पर मोल। यहाँ पे देखो सल्फर की अगर बात करो इसका भी 54 होता है। ओके, अगर हम बात करें फास्फोरस की तो इसका 50 होता है। फिर नाइट्रोजन की बात करें, इसका जो होता है वो 39 के अराउंड होता है। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का, तो ये 35 के अराउंड होता है, यानी कि 35 होता है। तो आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट्स है, मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स में यही कैटिनेशन को शो करते हैं, और मैक्सिमम जो बॉन्ड एनर्जी है वो किसका है? कार्बन का है। मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी होने के कारण इसके पास क्या होगा? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी या टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? बॉन्ड एनर्जी का, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा अगर वो लॉन्ग चेन फॉर्म में आ रहा है, या साइक्लिक के फॉर्म में आ रहा है, या हमारा ओपन चेन के फॉर्म में आ रहा है। इसलिए यही रीजन है कि कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम कैटिनेशन शो करते हैं। और ये एक रीजन हुआ कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी नॉन मेटल से ज्यादा नंबर में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे देखो कार्बन बॉन्ड का एनर्जी 83 किलोजूल पर मोल, तो यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा, यानी कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब बॉन्ड एनर्जी होता क्या है? तो बॉन्ड एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड ऑफ 1 मोल। एक मोल को जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं क्या? बॉन्ड एनर्जी।
यानी कि कार्बन कार्बन का जो लॉन्ग चेन बनेगा, देखो यदि ये कार्बन कार्बन का लॉन्ग चेन बनेगा, इसका जो स्ट्रेंथ है वो हाई है। स्ट्रेंथ अगर हाई होगा तो ये बॉन्ड स्टेबल होगा, यानी कि बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग है यानी कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए ये लॉन्ग चेन के फॉर्म में बनाता है। यही रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर होते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, नेक्स्ट क्या हो सकता है रीजन, तो जो नेक्स्ट रीजन है सेकेंड रीजन, तो सेकेंड रीजन में आप लिख सकते हो, देखो कार्बन हैज टेंडेंसी to bind with other element, यानी अदर नॉन मेटल। ओके, यानी कार्बन जो है क्या अपने से तो बाइंड करता भी है, अदर जो नॉन मेटल है उनसे भी बाइंड करने की टेंडेंसी है इसके पास। ठीक है, ओके, यानी कि अगर हम बात करें तो देखोगे तो कार्बन जो है, कार्बन के कंपाउंड्स में क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, हेलोजन होते हैं, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये सब में क्या होता है कि कार्बन की बाइंड करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, बिकॉज तो लिख सकते हो यहाँ पे कार्बन हैज कार्बन बॉन्ड विथ कार्बन मेक बॉन्ड विथ other non-metal, other non-metal और अदर नॉन मेटल लाइक किसके साथ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर हेलोजन की बात करोगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन। इसके साथ क्या है, इसकी टेंडेंसी कार्बन मेक बॉन्ड विथ अदर नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ठीक दिस दिस एनर्जी बॉन्ड एनर्जी is approximately equal to bond energy of कार्बन कार्बन, यानी कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है हमने बोला 83 किलो कैलोरी। ठीक, अगर 83 किलो कैलोरी हुआ तो इसके बीच कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड बनेगा, वो भी नियर अबाउट इसी के आसपास होगा। अगर नियर अबाउट इसके आसपास होगा तो ये भी बॉन्ड क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ। अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अगर हम बात करें बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी हो गया। तो हमने देखा कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड था वो कितना था, बॉन्ड एनर्जी 83 किलो। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन की तो इसका जो होता है वो 97 किलो कैलोरी। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, ये जो होता है 86 के राउंड होता है। ठीक है, कार्बन और क्लोरीन की अगर बात करोगे तो कार्बन और क्लोरीन की बात करोगे तो ये जो होता है वो 81 के राउंड होता है। ठीक है, यहां पे अगर देखो तो कार्बन कार्बन 83, कार्बन हाइड्रोजन 97, कार्बन ऑक्सीजन 86, कार्बन क्लोरीन 81। इसी तरह अगर हम बात करेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन, तो ये जो होता है वो अराउंड 73 के होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो होता है वो 68 के राउंड होता है बॉन्ड एनर्जी। यानी कि तुम कंपेयर कर सकते हो, लिटिल बिट डिफरेंस है किसमें, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी के बीच। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये भी क्या प्रोवाइड करेगा, इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। यानी कि कार्बन कार्बन से लिंक हुआ 83 किलो कैलोरी जूल एनर्जी हुआ, कार्बन अगर हाइड्रोजन से लिंक हुआ तो इसका भी 97 हुआ, यानी कि ये भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ।
अगर कार्बन तुम्हारा ऑक्सीजन से लिंक हो रहा है डबल बॉन्ड के साथ, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। यानी कार्बन अगर क्लोरीन से, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो कार्बन के जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं इस नॉन मेटल के साथ, वो भी क्या हो रहा है, उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी हो रहा है वो अप्रोक्सीमेट और किसके बराबर होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी के बराबर होता है। यही रीजन है कि कार्बन के पास टेंडेंसी है इस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने की, जो इसके नंबर को बढ़ा देता है। ठीक है। अगर थर्ड हम बात करें कि ऐसा क्यों है, तो थर्ड में देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है। और डायरेक्शनल नेचर के होने के कारण ये क्या शो करता है, आइसोमेरिज्म। तो ये फैंटास्टिक फिनोमेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्या, आइसोमेरिज्म। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं शो करते हैं एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपेयर करोगे तो इनऑर्गेनिक्स में केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जो कि आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो इस आइसोमेरिज्म, थर्ड जो रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म, ओके, आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म तुम ऐसे समझ सकते हो, ये तुम्हारा बॉडी है, ओके, हम इसको काट दिए, तुम अपने हैंड को काट दिया और काट कर इसको हटाकर हमको इस पार्ट को यहां से इसको जोड़ दिए। बॉडी तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे बॉडी से हमने काटकर यहाँ पे जोड़ दिया। यानी कि वह, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करो तो सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी कि केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। हमारा बॉडी सेम है बट हमने इसको कट किया और इस कट को इसको जस्ट अपोजिट यहाँ जोड़ दिया, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहां से कट किया, इसको बैक कर दिया, बैक करके जोड़ दिया। तो हमारा जो बॉडी हो क्या है, वही है, बट हमने अपने मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, उसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टेंडेंसी टू शो आइसोमेरिज्म ड्यू टू इट्स डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें देख सकते हो, लिख सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टेंडेंसी to show आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब आइसोमेरिज्म अगर हम एग्जांपल की बात करें, होता क्या है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर हम बात करें, अगर देखो एग्जांपल के तौर पे अगर देखते हो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो अगर नाइट्रिक एसिड हम लिखते हैं तो नाइट्रिक एसिड मीन्स ओनली नाइट्रिक एसिड, इट मीन्स ओनली नाइट्रिक एसिड, ओनली HNO3। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक एसिड लेते हैं, जैसे हम मान लो एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक, इस एसिटिक एसिड का आइसोमर्स होता है, देखो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड नहीं, मेथाइल एसीटेट। ठीक है, ये मेथाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये हुआ एसिटिक एसिड। देखो केमिकल फॉर्मूला क्या है, कार्बन कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। हमारा जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। तो देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड है और ये क्या है, मिथाइल एसीटेट है। अब मिथाइल एसीटेट और इसका अगर बात करोगे तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा यानी कि C2H4O2। इस C2H4O2 से क्या बना, ये भी बना और इससे ये भी बना।
अगर हम इसको देखते हो नाइट्रिक एसिड के देखो, तो क्या इस नाइट्रिक एसिड को तुम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो? अगर नाइट्रिक एसिड की बात नहीं करें, हम H2SO4 की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इस सल्फ्यूरिक एसिड को क्या तुम डिफरेंट वे में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो देखो यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला था वो सेम था, उससे दो रूट हमको मिला, एक एसिडिक एसिड का रूप मिला यानी कि एसिडिक कंपाउंड बना, और एक स्टर बना। तो यही रीजन है कि जो आइसोमेरिज्म शो करने का रीजन के कारण जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट्स में होते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर में होते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपेयर में। यानी कि सेम केमिकल फॉर्मूला से हम दो रूट यानी दो स्ट्रक्चर। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये क्या है? अगर CH3 CH3 CH2 OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल चैप्टर आएगा तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इसका, तो इसका जो होगा वो CH3O CH3, यानी कि अगर बात करो तो यहाँ पे क्या है? C, दो कार्बन C2, 3 2 5 6 हाइड्रोजन H और O, C2H6O। यानी कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C2H6O है। इस C2H6O से ये भी बना और इससे ये भी बना, यानी कि केमिकल फॉर्मूला सेम था। ये क्या है? एल्कोहल है, इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, इथेनॉल बोलते हैं इसको। और ये क्या है? डाइमेथाइल ईथर, इसको बोलते हैं ईथर। तो ईथर भी बना और एल्कोहल भी बना सेम केमिकल फॉर्मूला से। यानी कि क्या हुआ कि इसी से दो चीज बन गया, इसलिए लार्ज एक्सेस हुआ। तो आइसोमेरिज्म से होने के कारण जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मैक्सिमम नंबर में एग्जिस्ट करने लगते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये था रीजन। तो फर्स्ट रीजन मैंने क्या बताया कि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। कैटिनेशन आपने पूरा देखा डिटेल में। फिर मैं बताया कि टेंडेंसी टू बाइंड विथ अदर नॉन मेटल्स क्यों होता है, क्योंकि अदर नॉन मेटल्स कौन कौन सा? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। इनका जो कंपाउंड्स है वो नेक्स्ट आपके टॉपिक में आते रहेंगे जैसे जैसे हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो इस कंपाउंड से बाइंड करने की टेंडेंसी होने के कारण भी लार्ज एक्सेस में होता है। और थर्ड क्या है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होने के कारण भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं लार्ज एक्सेस में होते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लार्ज एक्सेस में एग्जिस्ट करते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम देखेंगे क्या बेसिक डिफरेंस क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो सोचो क्या डिफरेंस हो सकता है? इतना तो पढ़ चुके हो कि कुछ सोच सकते हो इस पे? सोचो 2 मिनट, क्या सोच सकते हो डिफरेंस? सर उठाकर सोचो, याद करो। सोच लिया? सोच लिया? तो देखो अब हम कैसे सोचाते हैं तुमको, हम तुमको कैसे सोचवाते हैं कि डिफरेंस क्या है। ओके, तो हेडिंग डालोगे क्या? डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक डिफरेंसेस क्या है? ओके, तो यहाँ पे दो कॉलम बना दो। बना लिया? तो यहाँ ऐसे कर दो। ओके, कर लिया? अब यहाँ पे लिख लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और यहाँ पे लिख लो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। अब सोच लिया? तो सोच लिया तो फर्स्ट जो है हमने लिखा, क्या डिफरेंस हो सकता है? सोचो। फर्स्ट जो डिफरेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर composed with
composed with few elements। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? बहुत ही फ्यू एलिमेंट्स में से कंपोज होते हैं। इसमें क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स are composed of all known element जो भी नॉन एलिमेंट्स है उसमें क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड होते हैं। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस हुआ कि ये फ्यू एलिमेंट से बने हैं और ये क्या है? बहुत सारे एलिमेंट से बने हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हो, तो जब मैं बैकग्राउंड पढ़ाया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि वहां पे मैं क्या बताया था कि जनरली लिविंग जो मैटर्स होते हैं उससे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली कंपोज होते हैं। तो आप लिख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर generally found through living matter। ओके, अब लिविंग मैटर से फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंड इसमें क्या लिख सकते हो? सेकेंड लिख सकते हो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स are obtained through mineral sources। मिनरल सोर्सेस क्या होते हैं? जैसे मेटल्स हो गया, रॉक्स हो गया, इससे जो क्या होता है? मिनरल मिलता है, और उस मिनरल्स में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि मेटल्स होंगे। कोई भी मेटल्स पीरियोडिक टेबल्स को उठाओ तो पीरियोडिक टेबल्स में क्या है? एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक्स है। इस ब्लॉक में हमारे क्या है? जितने भी मेटल्स हैं। डी ब्लॉक में क्या है? मेटल्स हैं। और पी ब्लॉक में क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली ये होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से कंपोज होते हैं। अब देखो थर्ड जो डिफरेंस है, ठीक, थर्ड जो डिफरेंस होगा वो क्या हो सकता है? तो थर्ड डिफरेंस देखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं। तो लिखो क्या कि द सॉल्यूशन ऑफ organic compounds are non-conductor of electricity। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर दिए, किसमें? सॉल्वेंट में। किसमें? सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिए। तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं। और कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में नहीं प्रोवाइड करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो कर। यानी अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। अगर यही बात हम देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में,
तो लिखो इस द solution of inorganic compounds are good conductor of electricity। इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? तुम खुद सोचो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ब्रेक करेगा कीटायन और एनायंस में, ठीक है, और कीटायन और एनायंस क्या होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगेंस्ट मूव करते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, कंडक्टर को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने सॉल्यूशन से पास कराने में हेल्प करते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी अब देखो जो फोर्थ आएगा, फोर्थ डिफरेंस क्या हो सकता है? सोचो, क्योंकि साइंस में जब सोचना बंद कर दोगे तो आना बंद कर देगा। जितने सोचोगे, थिंक करोगे, उतने तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब आप उस स्टेज पे हो, यानी कि आप किस में, 11th में हो, 12th में जाओगे, 10th की क्लास खत्म, यानी कि यहाँ पे अब तुमको साइंस को जीना पड़ेगा। साइंस तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, यानी कि हमेशा जिस चीज को तुम लिखोगे उसके बारे में तुम सोचोगे, और जब सोचोगे तो रिजल्ट तुम्हारे सामने ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। अब जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंपोज किससे, कार्बन हाइड्रोजन से होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तुम क्या करो, अपने घर में बर्नर है, गैस का बर्नर है, उस पर जला दो। तो जलाओगे तो क्या पाओगे कि क्या होगा, फ्यूम निकलेगा। मैं बताया था, या तो सूटी फ्लेम या नॉन सूटी फ्लेम। और मेनली क्या निकलता है, CO2 गैस, यानी कि ये बर्न होते हैं, ये जल जाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बर्न नहीं होते हैं, उनको अगर तुम जलाओगे तो वो जलेंगे नहीं। तो यहां से लिख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल यहां लिख सकते हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल मतलब कि उनको अगर फ्लेम पे ले जाओगे तो वो जलते नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है डिफरेंस? तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं, गैस में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो ये दिमाग में तुमको बैठना चाहिए कि बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या चीजें हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली लिक्विड, गैस और मे बी सॉलिड्स, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म। और यहां पे क्या लिख सकते हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड। ये जनरली सॉलिड्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो, सिक्स पॉइंट, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म। कल मैं बताया था क्या कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स exhibit
exhibit phenomenon of isomerism। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स does not show isomerism except coordination compound। यानी कि जो इनऑर्गेनिक में भी आइसोमेरिज्म होगा, किसमें, केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। बाकी जितने भी इनऑर्गेनिक्स होते हैं वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि वहां पे आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस था। नेक्स्ट तुम लिख सकते हो डिफरेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर classified into different classes, and each classes has its own properties it means they exhibit homologous series। होमोलोगस सीरीज होता क्या है हम नेक्स्ट इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, जबकि यहां पे लिख सकते हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड does not show phenomenon of homologous सीरीज। तो ये बेसिक डिफरेंसेस था किसमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो हम लोगों ने वन बाय वन पूरा क्लियर देखा कि क्या क्या कट मार्क्स है किसमें, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो देख सकते हो तुम, मैंने इसमें 7 पॉइंट तक लिखवाया है और ईच पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अब इनिशियल स्टेज पे हो, आपको चीजों को धीरे धीरे अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इनिशियल जो करते हैं किसी भी चीज का वो टफ होता है। अभी आप 10th से 11th में आए हो, चीजें आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, बट आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि साइंस बोलता है कि थिंक करो, जब सोचोगे तभी आगे बढ़ोगे, अगर सोचना बंद कर दोगे तो फिर साइंस नहीं आता है। तो सोचना है और उस पर थिंक करना है, और थिंक करके उस थ्योरी से हमको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। अब तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है, बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे ओरिजिन हुआ, फिर मैं बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसमें हम लोगों ने देखा कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर मैं देखा कि डिफरेंसेस क्या है, कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये सब हमारा क्या, सब फंडामेंटल चीज है। अब हम आएंगे जो बेसिक जो हमारा थ्योरी है उस पे, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को
कितने क्लासेस में हम लोगों ने डिवाइड किया है और क्या क्या उस क्लास का प्रॉपर्टीज है और उस क्लास में किसको किसको किस बेसिस पे रखा गया है, उन सारी चीजों को हम लोग अब डिटेल स्टडी करेंगे। ओके।